नमस्कार साथियों, मैं रवि राजपुरोहित दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप मज़े में हैं, स्वस्थ हैं और आपके परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी, उसका आरंभ करने से पहले मैं एक मोटिवेशन कोट के थ्रू आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। ये एक ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन मेरे द्वारा माना जाता है कि जब जीवन में कुछ अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो कठिन क्या और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। साथियों, जीवन के अंदर जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत की राह पर जब निकल जाते हैं, तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाता कि रास्ते में कितने कांटे हैं और कितने फूल हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी विद्यार्थी का प्रारंभिक जो लक्ष्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मेरे पास कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे वो छोटे कैडर के अंदर हो। अगर छोटे कैडर के अंदर हमारे पास एक सर्विस होगी, तो हम अपने सपने को आसानी से पूरा कर पाएँगे। छोटे कैडर की सर्विस के साथ हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम रहेंगे, ठीक है ना? और 6 महीने एकाग्रचित्त होकर अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जाए, तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान का ऐसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, जिसमें आप अपना चयन नहीं करा सके। तो 6 महीने एकाग्रचित तरीके से तैयारी करके हम अपने जीवन के आने वाले 60 साल जो है, वो उज्ज्वल बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जब 60 साल के वेटेज को अगर हम देखते हैं, तो 6 महीने का जो बलिदान है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बलिदान नहीं। आपको ऐसा ध्यान में होगा कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में जो भी बड़े कंपटीशन के अंदर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जैसे आपके आरएस का कंपटीशन हो गया, कॉलेज व्याख्याता का कंपटीशन हो गया, फर्स्ट ग्रेड टीचर का कंपटीशन हो गया, ऐसे कई पोस्टें हैं जिसमें जब जो विद्यार्थी चयनित होते हैं, तो उनमें से लगभग विद्यार्थी पहले किसी न किसी सरकारी नौकरी को कर रहे होते हैं। देखिए, जब आपके पास एक छोटी सरकारी नौकरी होगी ना, तो आप ये निर्णय ले सकते हैं कि मुझे अध्ययन मेरे क्षेत्र में करना है या मेरे क्षेत्र से बाहर जाके करना है। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता। अगर आपके पास रोज़गार नहीं है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। तो आपके ऊपर कहीं न कहीं ऐसा दबाव विद्यमान रहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उस दबाव के अंदर कई बार हम अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नैतिकता की दृष्टि से ये बात सही है कि इंसान को विपरीत परिस्थितियों के अंदर एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो इतना आसान नहीं होता। भारतीय इतिहास के अंदर जो हमने टॉपिक शुरुआत की थी 1857 के विद्रोह की जो टॉपिक शुरुआत की थी और मैंने आपको पहले भी बताया था और आज एक बार मैं फिर अपनी बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियो क्लासेस के माध्यम से भारतीय इतिहास के तीनों कालों का अध्ययन मेरे द्वारा आपको विस्तृत रूप से करवाया जाएगा। विस्तृत रूप से करवाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो और उसमें भारतीय इतिहास का अगर पाठ्यक्रम शामिल है, तो आपको उस परीक्षा की तैयारी के लिए किसी और अन्य जगह पर भारतीय इतिहास को नहीं पढ़ना पड़े। तो इसी दृष्टि से मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और रोज़ाना हमारे द्वारा एक वीडियो आपको जो है अपलोड किया जाएगा, जिससे आप अपने अध्ययन की जो तैयारी है उसको और आसान बना सकें। तो हमने शुरुआत 1857 के विद्रोह से की थी, जिसमें हमने राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आपके धार्मिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण, इन सभी कारणों का अध्ययन कर लिया था। आज 1857 के विद्रोह का सैनिक कारण का अध्ययन हम करेंगे। तो 1857 के विद्रोह का जो सैनिक कारण है, उसमें हम ये जानकारी लेंगे कि ऐसे कौन-कौन सी क्रियाविधियाँ थी, ऐसी कौन-कौन सी गतिविधियाँ थी या ब्रिटिश सरकार के ऐसे कौन से नियम थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक हैं, वो ब्रिटिश शासन के विरोध में आ गए। तो सबसे पहले उसके अंदर हम ये देखते हैं कि भारतीय सैनिकों के साथ किया गया अपमानजनक व्यवहार। देखो, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात था, वो था 5:1 यानी कि 5 तो भारतीय सैनिक थे और 1
ब्रिटिश सैनिक था, यूरोपीय सैनिक था। यानी कि 1857 के विद्रोह से ब्रिटिश सेना के अंदर अनुपात था 5 भारतीय और 1 यूरोपीय सैनिक का अनुपात था। यानी कि संख्या में भारतीय सैनिक ज़्यादा थे। लेकिन भारतीय सैनिकों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। असमानता के व्यवहार में सबसे पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि भारतीय सैनिक और यूरोपियन सैनिकों के बीच रंग भेद के आधार पर, यानी कि अंग्रेज सैनिक गोरे थे और भारतीय काले थे, तो रंग भेद के आधार पर सबसे पहले भेदभाव किया जाता था। उसके बाद अगर अपन देखें तो भारतीय सैनिकों के साथ वेतन के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। यूरोपियन सैनिक को अधिक वेतन मिलता था, भारतीय सैनिक को कम वेतन मिलता था। तो पहले रंग भेद के आधार पर भेदभाव। दूसरा, जब समान कार्य था, भारतीय सैनिक और यूरोपियन सैनिक दोनों के द्वारा समान कार्य किया जाता था, लेकिन वो तो वेतन दोनों का असमान था। तो भारतीय सैनिकों में इस वजह से भी एक हीन भावना जागृत हुई कि जब कार्य समान है तो वेतन समान क्यों नहीं। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सैनिकों के साथ जो है वो प्रशासनिक पदों में भी भेदभाव किया जाता था। यानी कि जो भारतीय सैनिक था ना, वो सूबेदार से ऊपर पद के लिए पदोन्नत कभी नहीं किया जाता था, लेकिन यूरोपियन सैनिक उससे ऊंचे पद के लिए भी पदोन्नत कर दिया जाता था। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो भारत का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने एक पॉलिसी चलाई कि जो ब्रिटिश कंपनी के कार्यालय के अंदर जो भी भारतीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, ब्रिटिश सेना में जो भी भारतीय सैनिक काम कर रहे हैं, उन्हें उच्च पदों पर, प्रशासनिक पदों पर नहीं लगाया जाए। तो इस पॉलिसी के तहत क्या है कि भारतीयों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमें किसी भी उच्च पद पर कभी भी आसीन नहीं किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, हमारा जो लाइन है कि सबसे पहले सैनिकों के साथ जो भेदभाव हुआ है, वो हुआ है रंग भेद के आधार पर। ठीक है ना? रंग भेद के आधार पर सबसे पहले भेदभाव हुआ, यानी कि वो गोरे थे, हम काले थे। उसके बाद वेतन की असमानता, यूरोपियन सैनिक को अधिक वेतन मिलता था और भारतीय सैनिक को वेतन कम मिलता था, जबकि दोनों का कार्य समान था। तीसरा, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन में भेदभाव, यानी कि यूरोपियन सैनिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिले हुए थे और भारतीय सैनिकों को पदोन्नति के कम अवसर मिले थे। तो ये 3 कारण मुख्य रूप से आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश शासन के प्रति जो है असंतोष बढ़ने लगा। ठीक है? सैनिक कारणों के अंदर सबसे पहले उनके साथ जो असमानता का व्यवहार किया जा रहा था भारतीय सैनिकों के साथ, वो एक कारण माना जाता है। अब देखिए, दूसरा कारण है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। एक्चुअल में ये था क्या? देखो, ब्रिटिश सेना के अंदर जो भी सैनिक शामिल थे ना, जो भी सैनिक उसमें नौकरी कर रहे थे, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग से थे और वो एक तरह से कह सकते हो कि रूढ़िवादी सोच से ग्रसित थे। ठीक है ना? और धर्म का उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव था। यानी कि हिंदू धर्म के जो सैनिक थे, उनके ऊपर हिंदू धर्म का, और मुस्लिम धर्म के सैनिकों के ऊपर मुस्लिम धर्म का पूरी तरह से क्या था? प्रभाव था। तो जो हिंदू धर्म के जो सैनिक है वो तिलक करते थे, शिखा रखते थे। ठीक है ना? और जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, जो दाढ़ी रखते थे। ठीक है ना? कुछ सिख है वो दाढ़ी रखते थे। तो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने क्या किया, इसकी पूरी तरह से क्या की, आलोचना की। ठीक है ना? ये तो था एक, कह सकते हो कि उनके ऊपर धर्म का प्रभाव। लेकिन सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा प्रावधान किया कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार देशों में भी युद्ध के लिए भेजा जाएगा। यानी कि ब्रिटेन के किसी अन्य देश के साथ जब संघर्ष हो जाता था, जब युद्ध हो जाता था, तो ब्रिटेन की सेना में शामिल भारतीय सैनिकों को भी यूरोपियन देशों के अंदर जो है वो युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। अब भारतीय सैनिकों ने इस सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम को अपनी धार्मिक परंपराओं के ऊपर जो है आघात समझा, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर हमें भारत से बाहर युद्ध के लिए भेजा जा रहा है तो ये हमारे धर्म की भावना के एकदम विपरीत है। तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 के अंदर पारित हुआ। ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के समय भारत का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कौन था भारत का गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के काल के अंदर सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित हुआ है। और सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम क्या है कि भारतीय सैनिकों को यूरोपियन देशों के अंदर समुद्र पार करके युद्ध के लिए भेजा जाएगा, जिसका भारतीय सैनिकों के द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया। भारतीय सैनिकों ने समुद्र पार देशों में जाकर युद्ध करना अपनी धार्मिक भावना के विपरीत समझा। तो पहले रंग भेद के आधार पर, वेतन के आधार पर, पदोन्नति के आधार पर भेदभाव के कारण असंतोष बढ़ा।
उसके बाद ये जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया, इसने एक तरह से आग में घी का काम किया कि भारतीय सैनिक सिर्फ भारत में ही ब्रिटिश सेना का सपोर्ट करना चाहते थे। भारत से बाहर यानी कि समुद्र पार करके देशों में जाना अपनी धार्मिक भावना के विपरीत मानते थे। यानी कि उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे धर्म को पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा? भ्रष्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है भारतीय डाकघर अधिनियम। अब देखो भारतीय डाकघर अधिनियम का जो मतलब है वो 1854 से है। 1854 के अंदर भारतीय डाकघर अधिनियम पारित किया गया। अब भारतीय डाकघर अधिनियम था क्या? भारतीय डाकघर अधिनियम का जो पूरी तरह से संबंध है ना, वो किससे है? सैनिकों से है। किससे संबंध है? पूरी तरह से सैनिकों से संबंध है। यानी कि भारतीय डाकघर अधिनियम को पारित करने से पहले जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक शामिल थे, उनको अपने घर पर पत्र व्यवहार करने के लिए जो सैनिकों के द्वारा चिट्ठी भेजी जाती थी, जो पत्र भेजा जाता था, वो पूरी तरह से निःशुल्क था। यानी कि ब्रिटिश सेना में शामिल कोई भी भारतीय सैनिक अपने घर पर चिट्ठी निःशुल्क भेज सकता था। लेकिन भारतीय डाकघर अधिनियम पारित होने के बाद जो भी सैनिक अपने घर से पत्र व्यवहार करता था, तो इसके ऊपर कुछ एक निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुल्क लगा दिया गया। तो ये एक तरह से सैनिकों के अंदर असंतोष का भी कारण बना कि जो पत्र व्यवहार हमसे पहले बिना किसी शुल्क के किया जा रहा था, वो अब शुल्क के साथ किया जा रहा है, ठीक है ना? तो भारतीय डाकघर अधिनियम का संबंध सैनिकों से है और ये 1854 के अंदर लागू किया गया था और ये था क्या कि जो भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल है, वो अपने घर से जब भी पत्र व्यवहार करेंगे, तो उस पत्र के ऊपर एक निश्चित प्रकार का जो है राशि है वो शुल्क के रूप में सैनिकों से वसूल की जाएगी। तो इस तरह से असंतोष है वो ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ा भारतीय डाकघर अधिनियम के अंदर। उसके बाद चौथा जो कारण आता है वो अवध प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। देखो अवध प्रांत का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है वो हुआ है 1856 को। कब हुआ है? 1856 को। और मैंने आपको पहले की क्लास में ये बताया था कि ब्रिटिश सेना में जो अधिकांश सैनिक जो थे वो थे अवध प्रांत से। कहाँ से थे? अवध प्रांत से। यानी कि ब्रिटिश सेना में अधिकांश सैनिक अवध प्रांत से थे और अवध प्रांत को जो है वो 1856 के अंदर जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस समय अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, उस समय अवध का प्रांत का जो शासक था उसका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह जो है वो इसका नाम था शासक का। और फिर हमने ये देखा कि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध प्रांत मिलाया गया है, इसके विलय का कारण क्या था? क्यों मिलाया? ठीक है ना? तो अगर कारण के ऊपर हम जाते हैं तो इसका जो कारण था वो ये था कि ब्रिटिश शासन ने कुशासन के आधार पर जो है वो अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। ठीक है ना? भाई ब्रिटिश सरकार की ऐसी सोच थी कि अवध प्रांत का जो प्रशासन है वो वाजिद अली शाह द्वारा सही तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा था। वहां पर जो शासन की जो अव्यवस्था है वो फैल चुकी है। तो अव्यवस्था के आधार पर, कुशासन के आधार पर अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया गया। ठीक है ना? और अवध प्रांत बनाने विलय करने के बाद जो यहाँ का जो प्रशासक नियुक्त किया है वो प्रशासक नियुक्त किया है हेनरी लॉरेंस को। किसको नियुक्त किया? हेनरी लॉरेंस को जो है वो प्रशासक नियुक्त किया है। तो देखो जब ब्रिटिश सेना में अधिकांश सैनिक अवध प्रांत के हैं और उनके प्रांत को ही ब्रिटिश साम्राज्य के उनके प्रांत को ही ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, तो उन सैनिकों का तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है कि हम अंग्रेजी राज की सेवा कर रहे हैं, अंग्रेजी राज की हम राजभक्ति कर रहे हैं और हमारे प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा है। ठीक है ना? तो एक तरह से असंतोष बढ़ेगा या कम होगा? असंतोष तो बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैनिक कारणों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ऐसे 4 कारण हैं। पहले कारणों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सैनिकों के साथ जो रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, वेतन के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था और जो उनको पदोन्नति के अवसर कम मिल रहे थे, उसके कारण सैनिकों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा। दूसरा कारण सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जो 1856 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार देशों में युद्ध के लिए भेजा गया, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपनी धार्मिक भावनाओं को विपरीत माना। तीसरा कारण सामान्य डाकघर अधिनियम
जो 1854 के अंदर पारित हुआ, उसके अंदर ऐसा प्रोविजन रखा कि अगर कोई भारतीय सैनिक अपने घर से पत्र व्यवहार करता है तो उसे पत्र के बदले में एक निश्चित शुल्क जमा करवाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर कर लगा दिया गया। वो भी एक तरह से कह सकते हो कि हितों पे कुठाराघात हुआ। चौथा कारण हम ये मानते हैं कि ब्रिटिश प्रांत में अधिकांश सैनिक अवध के थे और उनके प्रांत को ही जब 1856 के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है तो उन सैनिकों का ब्रिटिश शासन के प्रति क्या होता है, असंतोष बढ़ा। तो साथियों अभी तक हमने ये देखा कि 1857 के विद्रोह के अंदर शासक वर्ग इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उनके साथ अंग्रेजी सरकार ने अनियमित, अनियंत्रित, अव्यवस्थित संधियां की, जिसमें सहायक संधि को रखा जा सकता है, आपके आश्रित प्रार्थना की नीति को रखा जा सकता है। इसके अलावा मुगल सम्राट के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, नाना साहब पेशवा की पेंशन को जब्त कर दिया गया, मैसूर और तंजौर के कर्नाटक की नवाबों की पेंशन को जब्त कर दिया गया, है ना। तो ये कह सकते हो गोद निषेध नीति के तहत जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत देशी राज्यों को मिला लिया। तो इस तरह से शासक वर्ग की उपाधियां छीनने से, उनकी पेंशन जब्त होने से और उनके आश्रितों को किसी प्रकार का अधिकार न मिलने के कारण वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में आ गया। भारत के वो कर्मचारी जो ब्रिटिश कार्यालय का हिस्सा थे वो इसलिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए क्योंकि प्रशासन में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है ना, उन्हें उच्च पदों पर आसीन नहीं किया जा रहा था। अगर सामान्य जनता की बात करें तो हमारे समाज के अंदर ईसाई धर्म के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना, ठीक है, तो वो भी एक असंतोष का कारण बना कि जनता को ऐसा लगा कि जो अंग्रेज है वो हमें पूरी तरह से ईसाई बना देंगे। अंग्रेज सुशिक्षित और पढ़े लिखे थे तो उन्होंने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कानून बनाए, तो रूढ़िवादी लोगों में असंतोष बढ़ा कि ये हमारे समाज को पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे। हम ये कह सकते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो रूढ़िवाद से ग्रसित था, जो निम्न वर्ग का था, वो ब्रिटिश सरकार के इन कारणों के कारण है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में आ गया। अगर हम बात करें आर्थिक कारण के अंदर, तो हमारे देश की जो मजबूत रीढ़ की हड्डी थी किसान, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था कृषि, और आज भी हमारे देश में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। महात्मा गांधी ने बहुत साल पहले कहा था कि भारत की जो 80% जनसंख्या है वो गाँव के अंदर निवास करती है। जब ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत में औद्योगिक क्रांति के लिए गांधी जी के द्वारा हमेशा विरोध किया गया, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि भारत में अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है, उनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। इसके अलावा कुटीर उद्योगों के द्वारा वो अपने आय को अर्जित करती है। अगर कल कारखानों का भारत में विकास हो जाएगा तो भारत के अंदर अधिकांश लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार पूरी तरह से छिन जाएगा। तो महात्मा गांधी ने औद्योगिक क्रांति का पूरी तरह से विरोध किया। तो आर्थिक कारणों के अंदर हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार भारत का व्यापारी वर्ग, भारत का किसान वर्ग, किसान जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो विभेदकारी आयात निर्यात कर नीति थी जिसमें अधिक जो है वो आयात के ऊपर अत्यधिक जो निम्न कर लगाया जाता था और निर्यात के ऊपर अत्यधिक कर लगाया जाता था। किसानों के लिए जो भू राजस्व नीतियां बनी वो पूरी तरह से विरोध में रही। सैनिक कारणों के अंदर हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से ब्रिटिश सेना, भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा। तो ये मोटे रूप से ये कारण थे जिसके कारण शासक वर्ग, सामान्य जनता, सैनिक, व्यापारिक वर्ग, किसान, ये सारे के सारे अंग्रेजी शासन के विरोध में आ गए। और अब एक ऐसा माहौल बनने लगा कि भारत के जो बड़े वर्ग हैं उनमें ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। अब इस असंतोष को कार्य रूप में परिणित करना था, तो ये इससे पहले कारण माने गए। अब हम चलते हैं कि इस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए, कारण और तात्कालिक कारण के अंदर मुख्य अंतर यह रहता है कि कारण ये होता है कि उस घटना के होने के लिए इन कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। तात्कालिक कारण का मतलब ये होता है कि उस कारण के बाद घटना का आरंभ हो गया, ठीक है ना। तो तात्कालिक कारण और कारण के अंदर ये अंतर माना जाता है, क्योंकि अन्य जो भी कारण है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक, उन्होंने एक भूमिका को तैयार किया ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, लेकिन तात्कालिक कारण के बाद उस घटना का आरंभ हो गया। तो 1857 के विद्रोह की तात्कालिक जो कारण माना जाता है वो गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से सैनिकों द्वारा मना, यानी कि जो भारतीय सैनिक है ना, उन सैनिकों ने गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर। अब एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था
कि किस इतिहासकार ने गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से सैनिकों के द्वारा मना करना तत्कालिक कारण माना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको तत्कालिक कारण जो माना है ना, वो माना था पी रॉबर्ट्स ने। पी रॉबर्ट्स जो नाम से एक इतिहासकार है, उसने ये कहा है कि गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का सैनिकों द्वारा प्रयोग करने से मना करना, ये 1857 के विद्रोह का एक तात्कालिक कारण था। तो मेरे हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से ये इस बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 1857 में सेकेंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में था क्या, गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का मामला था क्या? एक्चुअल में जो हमारे भारत के जो सैनिक हैं, जो ब्रिटिश सेना में शामिल हैं, उनको पहले एक जो राइफल दी जाती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग भारतीय सैनिक पहले करते थे। अब क्या होता है कि ब्राउन बेस राइफल की जगह एक नई राइफल सैनिकों को प्रदान की जाती है। उस राइफल का नाम है एनफील्ड। एनफील्ड नामक नई राइफल प्रदान की जाती है। ठीक है, अब ये जो राइफल है ना, इस राइफल के अंदर जो अपन कारतूस, जिन कारतूसों का प्रयोग करते हैं ना राइफल के अंदर, मतलब इस राइफल का प्रयोग करने के लिए जब कारतूसों का जब हम प्रयोग करते हैं ना, इन कारतूसों के ऊपर क्या है, गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब जब गाय और सूअर की चर्बी उसके ऊपर लगी हुई है, तो एनफील्ड राइफल में इन कारतूसों को प्रयोग करने से पहले इन कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था और कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको अपनी धार्मिक भावना के विपरीत माना। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि भारतीय सैनिकों को जब ये पता चला कि कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और गाय कारतूसों को प्रयोग में लेने से पहले दांतों से काटना पड़ेगा, तो इस तरह से भारतीय सैनिकों का जो है वो असंतोष है, वो चरम अवस्था के ऊपर पहुंच गया। तो ये जो राइफल है इसका प्रयोग करने से भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अब बात करते हैं इस एनफील्ड राइफल का सबसे पहले जो प्रयोग है वो कहाँ किया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, एनफील्ड राइफल का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो डमडम, ठीक है, में किया गया था। उसके बाद आपके अंबाला के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, अंबाला भी छावनी थी और फिर सियालकोट के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो नई राइफल सैनिकों को दी गई एनफील्ड, उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? डमडम में किया गया, फिर अंबाला में किया गया, फिर सियालकोट के अंदर किया गया। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये बनता है कि किस इतिहासकार ने गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का सैनिकों द्वारा मना करना तात्कालिक कारण माना है? तो उसका उत्तर हो गया पी रॉबर्ट्स। अब ये घटना है क्या कि पहले सैनिकों को ब्राउन बेस राइफल दी जाती थी और अब एनफील्ड नंबर नई राइफल दी गई, और इस राइफल को प्रयोग में लेने से पहले इसके कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था और कारतूसों के ऊपर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो भारतीय सैनिकों ने, जिसमें हिंदू और मुस्लिम वर्ग के सैनिक हैं, उन्होंने इससे अपनी परंपराओं पे क्या समझा? आघात समझा। तो इस तरह उन्होंने इस राइफल का प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। यहाँ तक बात ठीक थी, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। अब बात कर इसमें विद्रोह की योजना, ये मंगल पांडे की घटना से पहले की बात है। एक्चुअल में 1857 का विद्रोह कोई अचानक से प्रकट होने वाला, कोई भारतीय पटल के ऊपर अचानक से प्रकट होने वाला कोई विद्रोह नहीं था कि भाई आज क्रांतिकारियों ने सोचा और कल विद्रोह कर दिया, बल्कि इसकी तैयारी बहुत पहले से जो है वो चल रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस विद्रोह की योजना बनाने में किसका मुख्य योगदान रहता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, नाना शाह पेशवा, ठीक है, नाना साहब पेशवा जो कानपुर से संबंधित हैं और बाजीराव द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र। ठीक है, इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था अजीमुल्ला खां। ठीक है, अजीमुल्ला खां क्या है? नाना साहब पेशवा के क्या है? सहयोगी। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति और है जो सतारा रियासत से संबंधित है, जिसका नाम है रंगोजी बापू। ठीक है, रंगोजी बापू जिनका नाम है। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि किन लोगों के द्वारा
1857 के विद्रोह की जो है वो योजना बनाई गई। तो देखिए 1857 के विद्रोह की योजना नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू, इन तीनों ने मिलकर बनाई थी। और ऐसा कई बार कहते हैं कि इन तीनों ने इस योजना को लंदन में बनाया था। कहाँ बनाया था? लंदन के अंदर इस योजना को बनाया था। यानी कि 1857 के विद्रोह की योजना का निर्माण करने में तीन व्यक्तियों का योगदान मानते हैं, नाना साहब पेशवा का, अजीमुल्ला खां का और संत रंगोजी बापू का। ये जो रंगोजी बापू जो सतारा रियासत से संबंधित है, ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि इन्होंने इस योजना को लंदन में बनाया था। एक बात तो योजना में कितने लोगों का हाथ है? 3 लोगों का हाथ है। अब ऐसा कहते हैं कि इस योजना को जो अंतिम रूप दिया ना, यहां हम कह सकते हैं कि इस योजना को अंतिम रूप किसने दिया? ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि योजना को अंतिम रूप, देखो विद्रोह की योजना बनी लंदन में, ठीक है, लंदन में बनी योजना, और विद्रोह को जो अंतिम रूप दिया गया ना, वो बिठूर में दिया गया। बिठूर आता है आपके कानपुर के अंदर। तो विद्रोह की योजना बनी लंदन में और अंतिम रूप कहाँ दिया गया? बिठूर के अंदर दिया गया। और बिठूर कहाँ पर है? कानपुर के अंदर है। अब ये अंतिम रूप बिठूर में किसने दिया? तो यहाँ 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक तो नाम आता है नाना साहब पेशवा, ठीक है, और दूसरा नाम आता है अजीमुल्ला खां, ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह की योजना को अंतिम रूप दिया। और अंतिम रूप देने के बाद इन्होंने 31 मई क्रांति का दिन निश्चित कर दिया कि 31 मई को भारत में एक साथ अलग अलग भागों से विद्रोह की शुरुआत होगी। अब उन्होंने जो 31 मई डे निश्चित किया था, ये सूचना भारत के अन्य भागों में भी पहुंचानी थी। तो इन्होंने क्या 2 सिंबल प्रयोग किए। यानी कि कह सकते हो कि विद्रोह के 2 सिंबल थे, जिसको कह सकते हो प्रतीक चिन्ह कह सकते हो। प्रतीक चिन्ह 2 थे। एक प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल जो है वो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और दूसरा प्रतीक चिन्ह था रोटी। यानी कि कमल के फूल और रोटी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से क्रांतिकारियों ने 31 मई की तिथि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश के रूप में पहुंचाया कि पूरे भारत में 31 मई के दिन एक साथ विद्रोह का आरंभ किया जाएगा। तो यहाँ विद्रोह की योजना बनाने में 3 लोगों का योगदान है, नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू। योजना कहाँ बनी? लंदन में बनी। लेकिन अंतिम रूप किसने दिया? नाना साहब पेशवा और अजीमुल्ला खां ने। कहाँ दिया? बिठूर में। बिठूर कहाँ पर है? कानपुर के अंदर। क्या दिया अंतिम रूप? कि 31 मई को पूरे भारत के अंदर अलग अलग भागों से क्रांति का आगाज किया जाएगा। अब इन्होंने सिर्फ योजना को अंतिम रूप दिया है, लेकिन ये मैसेज पूरे इंडिया के अंदर कन्वे करना था, भारत के अधिकांश भागों में कन्वे करना था। तो उसके लिए इन्होंने क्या प्रारूप अपनाया? ये 2 सिंबल अपनाए, कमल का फूल और चपाती। इसके माध्यम से इन्होंने प्रत्येक जगह पर ये एक तरह से कह सकते हो कि संदेश पहुंचाया कि 31 मई को हमें क्रांति का आगाज करना है। तो ये हुई विद्रोह की योजना। अब बात करते हैं कि विद्रोह का घटनाक्रम। देखिए, योजना के तहत हमें विद्रोह का आगाज करना था 31 मई को। समझ में आया आपको? 31 मई 1857 को हमें भारत के अलग अलग भागों से विद्रोह का आगाज करना था। अब घटना क्या घटित हो गई है? घटना घटित ये हो गई है कि 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1857, ठीक है। अब घटना संबंधित कहां से है? बैरकपुर छावनी से संबंधित है, ठीक है, बैरकपुर छावनी से संबंधित है। और बैरकपुर छावनी कहाँ है? बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल के अंदर है। बंगाल के अंदर कौन सी छावनी है? बैरकपुर छावनी है। अब ये घटना क्या है? बैरकपुर छावनी का एक सैनिक है जिसका नाम है मंगल पांडे, ठीक है। बैरकपुर छावनी का सैनिक है एक मंगल पांडे, और मंगल पांडे का जो संबंध है वो है 34वीं रेजिमेंट से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है कि मंगल पांडे का संबंध कौन सी रेजिमेंट से था? 34वीं रेजिमेंट से था।
और बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित थी। ठीक है, यहाँ इसका एक सैनिक है मंगल पांडे। ये मंगल पांडे क्या करेगा? गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर देगा? मना कर देगा। ठीक है ना, मना कर देगा। अब ये मूलतः मंगल पांडे रहने वाला कहाँ का है? तो देखो, मंगल पांडे जो है ना, वो यूपी के अंदर बलिया का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? बलिया का निवासी है मंगल पांडे, यूपी के अंदर। ठीक है, और 34वीं रेजिमेंट से संबंधित है, जो बैरकपुर छावनी में कार्यरत है। ठीक है, अब ये मंगल पांडे क्या करेगा कि राइफल का प्रयोग करने से क्या कर देगा? मना कर देगा। और 2 अंग्रेज अधिकारियों को ये गोली मार देता है। इसमें पहले अंग्रेज जो अधिकारी है वो है लेफ्टिनेंट बाग। ठीक है ना, बाग। और दूसरे का नाम है कर्नल ह्यूसन। इन दोनों को ये क्या मार देगा? गोली मार देगा। तो ये जो घटना घटित हुई कि मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी और गाय और सूअर की चर्बी लेके कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो ये घटना एक ऐसी घटित हुई, जैसे जैसे भारत के अन्य भागों में इस घटना का पता चला, तो ये घटना घटित होने के बाद ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे देती। तो यानी कि ये घटना घटित हुई है 29 मार्च को, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दे दी? फांसी दे दी। अब भारत के जब अलग अलग भागों में ये सूचना फैलती है कि मंगल पांडे ने राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह का आगाज कर दिया और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है, तो ये घटना पूरे भारत में एक आग की तरह फैल जाती है। अब क्या हुआ? भारत के जो अलग अलग भाग हैं, जो ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के दोषपूर्ण नीतियों से प्रभावित है और क्रांति का एक हिस्सा है, तो वहां अलग अलग तिथियों के अंदर भारत में क्रांति का आगाज हो जाता है। क्रांति की तिथि 31 मई निश्चित की गई है। अगर ये घटना घटित नहीं होती तो 31 मई को भारत के अधिकांश भागों से क्रांति का आगाज होना निश्चित था। लेकिन इस घटना के घटित होने के बाद जैसे जैसे लोगों को इस घटना की सूचना मिलती है, तो वो लोगों का आक्रोश ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता है और उसका परिणाम क्या निकलता है कि जो जो क्षेत्र 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे, उन भागों में अलग अलग विद्रोह का आगाज हो जाता है। तो ये साथियों अपने आपके क्लास का टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया। आज हमने सैनिक कारणों को पढ़ा, उसके बाद 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या रहा वो हमने पढ़ा, किस प्रकार विद्रोह की योजना बनी और किस प्रकार विद्रोह का घटनाक्रम हुआ। ठीक है साथियों, कल जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत के अलग अलग भागों में क्रांति का किन किन तिथियों के साथ आगाज हुआ, किस प्रकार मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया, किस प्रकार दिल्ली पर क्रांतिकारियों का अधिकार हुआ, किस तरह बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया, किस प्रकार नाना साहब पेशवा ने क्रांति का आगाज किया। ठीक है, किस प्रकार तांत्या टोपे का, किस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, अलग अलग भागों में किस प्रकार क्रांति का आगाज हुआ, किस तिथि को आगाज हुआ, क्या घटनाक्रम रहा, यह संपूर्ण अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। मुझे आशा है कि आज की क्लास में मेरे द्वारा जो आपको सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, विद्रोह की योजना और घटनाक्रम जो पढ़ाए गए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। साथियों, मैंने आपको पहले भी 2 क्लास में इस बात को कहा है और आज मैं फिर पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि आपके द्वारा जब भी इस क्लास को अटेंड किया जाता है तो कम से कम आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि इसमें हम और अधिक क्या सुधार कर सकते हैं। आपके द्वारा अगर कोई क्वेश्चंस है, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर लेना चाहते हो, तो वो भी आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हो। आपको उस मैसेज का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा और टेक्निकल टीम के द्वारा उसमें आवश्यक सुधार भी किया जाएगा। अगर क्लास की रिकॉर्डिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है और आपको क्लास कैसी लगी, ये जरूर हमें बताएं, ताकि उससे हमारे टेक्निकल टीम का, हमारे शिक्षक वर्ग का एक उत्साह बढ़ेगा कि विद्यार्थियों के द्वारा क्लास को पूरी अच्छी तरह से अध्ययन के साथ देखा जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भारत का इतिहास दीक्षा क्लासेस में पढ़ने के बाद आपको किसी अन्य कोचिंग के अंदर भारत का इतिहास अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा 1857 के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम विद्रोह के प्रसार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।